अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सुदेश जी, अटेली मंडी से रामपाल। उनका सवाल हम ले लेते हैं जी। पूछिए रामपाल जी। रामपाल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। इस बीच विजय अगले कॉलर जुड़ गए हैं कनीना से। उनका सवाल हम ले लेते हैं। विजय जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। विजय जी, आपको हम सुन पा रहे हैं, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ जी विजय जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं विजय शर्मा बोल रहा हूँ कनीना से जी। तो कल मैंने आपका प्रोग्राम देखा था कि आपकी पार्टी ने बाकी से भी गठबंधन या कोई समझौता कर लिया है जी। तो इसी तरह हरियाणा में जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया, उसी तरह आप हरियाणा में कर रहे हो, ये हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा आपका बोलबाला होता जा रहा है अभी जी। अच्छा, अभी जो इंसाफ मंच है, आम आदमी पार्टी है और आपकी पार्टी, तीनों का उद्देश्य एक ही है जी। स्वच्छ राजनीति की जाए और अच्छे लोगों को सामने लाया जाए जी। और अब तक जिन लोगों को आपने चुना है वो सभी अच्छे लोग हैं। दिल्ली में केजरीवाल जिन चुना वो सब अच्छे लोग हैं, स्वच्छ सभी के हैं। तो हरियाणा में आप तीनों मिलकर क्यों नहीं काम कर लेते? जी विजय शर्मा जी, मैं आपको जो आपने कहा है कि जो हमने भारतीय किसान यूनियन के साथ मिलकर काम करने का फैसला लिया है, वो एक अगली कड़ी है हमारी, क्योंकि अच्छे लोग, हम चाहते हैं कि जो भी अच्छे लोग इस प्रदेश की व्यवस्था बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। और जो आपने बात कही कि इंसाफ मंच की या आम आदमी पार्टी की, हम हर उस इंसान के साथ हैं, हर उस दल के साथ हैं जो कि इस प्रदेश की व्यवस्थाओं को बदलना चाहता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समस्त भारतीय पार्टी इस विषय पर कोई किसी के साथ भी काम करने को तैयार है। लेकिन बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजेगी। लेकिन दूसरे लोग भी तो हमारे साथ, हमारे सिद्धांतों के साथ जो हम करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हों, तो हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं। इस बीच हमारे पास एसएमएस भी काफी सारे आ रहे हैं सुदेश जी। लोग आपको सुन रहे हैं, जानना चाहते हैं आपके विचार, जानना चाहते हैं आपकी राय। तो राव मनोज हैं बवाना से, इनका सवाल एसएमएस के जरिए आया है हमारे पास। इनका कहना है कि सभापा का जो डोर टू डोर अभियान है उससे क्या फायदा इन्हें पहुंचेगा? कि राव मनोज जी, जो आपने बवाना से जो सवाल पूछा है कि अगर हम डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं और आप जनता को क्या उससे फ़ायदा पहुंचेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब डोर टू डोर अभियान किया जाता है, वो जनता को पार्टी अपनी नीतियां बताती है कि हम करना क्या चाहते हैं, और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो जनता का ही फायदा होगा। जनता के लिए ही तो डोर टू डोर अभियान किया जा रहा है। और इससे मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समस्त भारतीय पार्टी जिन उद्देश्यों से बनी है उन सभी उद्देश्यों को पूरा करेगी और रोज़मर्रा की समस्याएं जो हम झेलते हैं उन समस्याओं का समाधान निकालेगी, जिससे कि प्रदेश की जनता खुशहाली का जीवन जो है वो व्यतीत कर सके, सम्मान से जी सके। बिल्कुल। इस बीच महेंद्रगढ़ से अगले कॉलर जुड़ गए हैं सुदेश जी हमारे साथ, रहमान खान। रहमान जी, पूछिए अपना सवाल। रहमान जी, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें ताकि आप और हम एक दूसरे को बेहतर सुन पाएं, और फिर पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। रहमान जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं रहमान खान बोल रहा हूँ और मैं ये महेंद्रगढ़ जिला गांव खेड़ी से जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारी जो जाति है ये बाटी समाज से हूँ मैं। ओके। धर्म है मुस्लिम। जी जी, आगे बोलिए। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो बाटीदार, हम आपका नेतृत्व करें तो हम आप कितना साथ दोगे हमारे साथ? देखिए, समस्त भारतीय पार्टी हर उस नागरिक के साथ खड़ी है जो कि बदलाव लाना चाहता है या चाहती है, और उसके साथ हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बल्कि आप ये देखिए कि आप इस विदेशों की पूर्ति के लिए आप कितना समय या कितना अपना योगदान दे सकते हैं, ये आप सोचिए। समस्त भारतीय पार्टी तो इसके तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है और हम अपना आपका साथ देने के लिए जितना भी सहयोग की ज़रूरत है, हम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम सहयोग करेंगे। इस बीच हमारे पास अगला एसएमएस भी आ गया है। सुरेंद्र का ये एसएमएस है, कैथल से। जानना चाहते हैं कि आशा वर्करों के लिए सभापा क्या करने वाली है। देखिए कि आशा वर्कर जो हैं, शायद इनके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन
जो आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी के हैं या जितने भी इस किस्म की जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, शायद इनकी ये मांग भी है कि हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाया जाए। तो इनकी जो ज़रूरतें हैं, इनकी जो मांगे हैं, इनका अध्ययन करके इनके लिए जो भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। जी बिल्कुल। और लगातार हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं जी। सुदेश जी, कहीं ना कहीं एक बदलाव भी है और यही बदलाव की बयार है जिसे आगे बढ़ाते हैं। और सोनीपत से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, पूछिए अपना सवाल। सुशील जी हैं। सुशील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार, धन्यवाद जी आपका। अभी तक चलेगा जी मैं पूछना चाहता हूँ जिनसे, अगर समस्त भारतीय पार्टी अगर राजनीति में आती है, कि सरकार में कई हिस्सा लेती है, जी मैं इनसे सिर्फ यही बात पूछना चाहता हूँ, जो भर्तियां होती है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, चाहे वो 4th क्लास हो, 3 क्लास हो, जी या कोई गेस्टेड ऑफिसर हो, जी जिनमें ये दिया गया है कहीं 20 नंबर का इंटरव्यू है, कहीं 50 नंबर का इंटरव्यू है, कहीं 40 नंबर का इंटरव्यू है, जी और इसी में ही राजनीतिक हस्तक्षेप होकर जो बच्चे होशियार होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, जी और कमजोर जो बच्चे हैं पैसे दे के भर्ती होते हैं या कोई अप्रोच लगा के भर्ती कराते हैं। जिस तरह पीछे अब ये शिक्षा विभाग में जो है ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हादसा हुआ है, ये जेल हुई उनकी, जी वो कहाँ कमी आ रही है, मैं इस पर इनसे राय लेना चाहता हूँ कि इस पर कहाँ तक कितने खरे उतरेंगे। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है सुशील जी, कि भर्तियों के अंदर जो अनियमितताएं होती हैं उसके लिए ऐसे कानून या सिस्टम तंत्र खड़ा कर दिया गया है जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी होकर पॉलिटिकल लोग जो हैं अपने फ़ायदा उठा लेते हैं, वहाँ पे भ्रष्टाचार करते हैं और तंत्र जो है वो बिगड़ा हुआ है। अगर हम सरकार में बैठते हैं, कितने भी बैठते हैं, हम इस तंत्र को ही सुधारेंगे, क्योंकि जिससे कि ये अनियमितताएं जो होती हैं, जो कि आपके पास अधिकार होते हैं, उन अधिकार की जो सीमाएं हैं उनको तय करेंगे, जिससे कि इसके अंदर जो मतलब कि अनियमितताएं को हम ख़त्म करना जो है भर्तियों के अंदर ज़रूर करेंगे। और यही हमारी मतलब कि आप समझिए कि समस्त भारतीय पार्टी का जो उद्देश्य है, ये उस उद्देश्य को भी पूरा करेगा कि जब हम तंत्र को ठीक करेंगे, तंत्र ठीक होगा, सिस्टम ठीक होगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समस्त भारतीय पार्टी इस तंत्र को ठीक करने के लिए ही बनी है, इसी के लिए हम काम करना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ गोला चीका से रमेश कुमार जी भी मौजूद हैं फोन लाइन पर। रमेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? रमेश जी आपसे दरख्वास्त है अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम करें और उसके बाद पूछें अपना सवाल। जी मैम, मैं अग्रवाल साहब से ये जानना चाहता हूँ। जी रमेश जी, आवाज कम करो इसकी। अग्रवाल साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। जी आपने भी आरक्षण पे अपने विचार दिए थे कि आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जी लेकिन संविधान में जो इसका प्रोविजन किया गया था वो जातिगत आधार पे किया गया था। जी और जातिगत आधार पे आरक्षण का प्रोविजन करने के पीछे जो सिद्धांत है जी वो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जी कि एक औरत जो है उच्च और संपन्न वर्ग की है, जी वो उसके पास सुख सुविधाएं हैं, अपने बच्चे के लालन पालन, अपनी गर्भावस्था के सभी जो है जरूरतें पूरे करने के लिए सारे साधन मौजूद हैं। जी और दूसरी औरत जातिगत नीच होने के कारण जी अपने सभी मूलभूत जरूरतें जो है गर्भावस्था की उनको पूरा नहीं कर पाती है। जी तो ऐसे में उच्च वर्ग की तथाकथित महिला और निम्न वर्ग की तथाकथित महिला जो बच्चा पैदा करेंगी जी तो वो एकदम कंपटीशन में बराबर नहीं आ सकते। जी और इसी आधार पे आरक्षण का प्रोविजन संविधान में किया गया था। जी देखिए, मैं आपको आपने भी कहा- रमेश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो कह रहे हो ना वो बिल्कुल सही कह रहे हो कि आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि जो गरीब जो जाति के लोग थे, जाति आधार इसलिए बनाया गया क्योंकि जाति से सिस्टम से हमारा पूरा तंत्र चलता था। जाति से ये पता लग जाता था कौन आर्थिक तौर पर कमज़ोर है और कौन जाति से आर्थिक तौर पर आगे है। इसकी बजाय कि आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बजाय जाति के रूप पे दे दिया गया, इसलिए क्योंकि जाति से ही आर्थिक स्थिति का पता लगता था। लेकिन चलिए वो तो वहाँ तक तो बात ठीक है, और लेकिन आप ये देखिए कि संविधान के अंदर आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था और 10 साल के बाद फिर ये 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल, फिर 10 साल,
लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने राजनेताओं ने इसके लिए अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया और यहाँ पर ये गलती हो रही है। और यहाँ पर अगर आर्थिक आधार है, आज ये मुझे बताइए, एक आईएएस ऑफिसर जो एक जाति से है उसके बेटे का और उच्च जाति के बेटे में क्या फ़र्क है? उसमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन उसको आर्थिक आधार क्यों मिलता है, उसको जाति के आधार पर क्यों आरक्षण मिलता है? ये सवाल अपने आप में उठता है। तो जहाँ पर गरीब जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात ये है। और जाति के आधार पर ही पहले जो था उसके आधार पर उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगता था, इसीलिए जो है संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया था। लेकिन शायद इसके ऊपर हमें सोच विचार करना होगा, जिससे कि मैं किसी के हक को लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको सही करना चाहता हूँ। अगर वो गलत हो चुका है आज की परिस्थितियों के अंदर, उसके ऊपर हमें पुनर्विचार करके फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच राजेश यमुनानगर से जानना चाहते हैं, एसएमएस के जरिए इन्होंने सवाल पूछा है कि राशन कार्ड की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, अधिकारी जो हैं वो धौंस जमाते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, अगर आप राशन कार्ड की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो इसके लिए तो आपको या तो हमारी पार्टी के कार्यालय के अंदर आप संपर्क करें और उससे हम उसको आवाज़ को उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, हम एक सोशल जस्टिस विभाग का गठन भी करते जा रहे हैं, और जिससे कि इन सभी का हम पंजीकरण करेंगे जिनको कि सोशल जस्टिस जो है वो नहीं मिल रहा है, और आने वाले समय में आप उसमें पंजीकरण करा सकते हैं। और अगर हमें मौका मिला तो हम ये सारी जो ज़रूरतें हैं, जिन लोगों की मतलब कि कमज़ोरियां हैं या उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उस सब को ठीक करेंगे। ये हमारा वादा है आपसे।